ओके, स्क्रीन दिख रहा है सबको? वर्ड का फाइल है? Okay, so yesterday we have started with the second point and we have completed the HPC, okay, high performance computing. ठीक है, याद है थोड़ा सा? HPC is one part of cloud computing. Rather, HPC is a different kind of system and cloud में हम एक part as a HPC लेते हैं क्योंकि cloud उसके बिना run ही नहीं हो सकता है. Because whenever we say cloud, that means it has to satisfy the entire world need. So the backbone of the cloud must be a very good infrastructure and that is satisfied using the HPC at many systems. अगर आपका प्राइवेट क्लाउड है तो ही यहाँ पे ऑप्शन है कि आप HPC के जगह पे दूसरा भी यूज कर सकते हो, सिंपल सर्वर ग्रेडेड मशीन भी रख सकते हो या फिर सर्वर HPC इंफ्रास्ट्रक्चर भी रख सकते हो. ठीक है, तो ये HPC एग्जैक्टली क्या है वो हमने थोड़ा सा देखा है क्योंकि ये एज आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट दिस इज एंटायरली अ डिफरेंट सब्जेक्ट. HPC करके सब्जेक्ट्स होते हैं इंजीनियरिंग में कि एग्जैक्टली HPC क्या है और उसके क्या क्या आर्किटेक्चर है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या एलिमेंट्स हैं एंड कैसे वर्क होता है, उसके कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, कौन से टूल्स है, कौन से सॉफ्टवेयर है. ये एक सेपरेट सब्जेक्ट ही है. ओके, तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा है बिकॉज दैट वाज द बैकबोन ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग. अब सेकंड जो आता है, जब हम बोलते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे अचानक तो आया नहीं है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के पहले कौन से टेक्नोलॉजीज थे या फिर कौन से टाइप का कंप्यूटिंग था, उसमें से एक था हमारा HPC. सेकंड हम बोल सकते हैं यूटिलिटी एंड एंटरप्राइज कंप्यूटिंग. तो ये सेपरेट कंप्यूटिंग है क्या? ये सेपरेट कंप्यूटिंग है. जो हम बोल सकते हैं कि क्लाउड के पहले कुछ लोग, कुछ सिस्टम, कुछ इन कंपनीज बोल सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये भी सिस्टम फॉलो करते थे. इसको हम बोल सकते हैं कि लाइक एंटरप्राइज एडिशन किसी भी सॉफ्टवेयर का या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, दैट इज कमर्शियल सॉफ्टवेयर. ठीक है, इन द सेम वे एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग इज फॉर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. अब ग्रिड का मतलब क्या होता है? ग्रिड का मतलब होता है जो लार्ज है. ठीक है, जैसे क्लाउड भी क्या करता है, एक लार्ज एरिया कवर करता है. लार्ज एरिया दैट मीन्स पूरा वर्ल्ड ही कवर करता है, नॉट ओनली जस्ट लार्ज एरिया. जस्ट वेट मिनट, कोई तो ज्वाइन हो रहा है. Alright, so so it basically covers the maximum area or the large area. So enterprise grid computing हम इसलिए बोल सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल से रिलायंस कंपनी है एंड उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो पब्लिक क्लाउड यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि तब क्लाउड का कंसेप्ट ही नहीं था. तो जब रिलायंस कंपनी फॉर्म हो गया, सो मान लो कि ये कंपनी जो है काफ़ी बड़ा है, ऑफ कोर्स इसका जो नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में है. सो इनका जो सर्वर होगा, उनका खुद का सर्वर भी हो सकता है. तब क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट नहीं था तो इनके सर्वर जो थे वो खुद के थे. जैसे एयरटेल था, खुद का सर्वर था, AIX सर्वर था. AIX मतलब यूनिक्स का ही एक वर्जन है. सो एवरी कंपनी वाज हैविंग देयर ओन सर्वर्स. ये लेटर ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया, 2006 के पहले की बात कर रही हूँ मैं. तो तब जो कंसेप्ट था कि उनका जो सिस्टम था उसको बोलते थे लोग एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग. ओके, यूटिलिटी एंड एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग ऐसा भी बोल सकते हैं, एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग भी बोल सकते हैं. अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो ग्रिड कंप्यूटिंग भी बोल सकते हैं. ओके, या फिर सिर्फ यूटिलिटी कंप्यूटिंग भी बोल सकते हैं. तो सबसे पहले तो ये बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे हैव देयर ओन सर्वर्स, ओके, ऑन विच दे आर रनिंग देयर सॉफ्टवेयर एंड एंटायर कंप्यूटिंग. ठीक है, अब यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा नोटपैड सॉफ्टवेयर है, ये नोटपैड सॉफ्टवेयर जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं. मतलब ये सॉफ्टवेयर ऐसा डेडिकेटेड यूज नहीं है उसका, कोई भी किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं मेरे पासवर्ड स्टोर करने के लिए भी नोटपैड यूज कर सकती हूँ, मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकती हूँ, मुझे कुछ बैंक का इन्फॉर्मेशन रखना है उसके लिए भी यूज कर सकती हूँ, या फिर मुझे कुछ नोट्स बनाना है उसके लिए भी यूज कर सकती हूँ. जैसे वर्ड है, वर्ड भी जैसे हम किसी भी चीज के लिए यूज करते हैं, कोई नोट्स बनाने के लिए यूज करता है, कोई रिज्यूमे बनाने के लिए करता है, कोई डेटा स्टोर करने के लिए करता है, कोई जैसे मेरे कॉलेज का डेटा मुझे उसमें स्टोर करना है तो उसके लिए भी हम यूटिलिटी कंप्यूटिंग, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं. तो यूटिलिटी का मतलब होता है इट इज अ यूजफुल थिंग फॉर एन नंबर ऑफ टास्क. मतलब ये कोई डेडिकेटेड यूज नहीं है. ऑन द कंट्री ऑफ दिस, अगर कॉलेज का ERP हम सिस्टम कंसिडर करेंगे तो कॉलेज का ERP सिस्टम है जो अगर मैं फैकल्टी हूँ तो फैकल्टी का जो उसमें पार्ट होगा, फंक्शनलिटी होगा, दैट इज एक्सेसिबल टू मी ओनली. जो मेरा पार्ट है वो सिर्फ मेरे लिए ही एक्सेसिबल होगा, जो स्टूडेंट के लिए पार्ट है वो स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल होगा. एंटायर सिस्टम अगर ERP सिस्टम हम बोलेंगे या फिर सॉफ्टवेयर बोलेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर, डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर. तो ऐसे दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एक होता है डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर. इन द सेम वे जो कंप्यूटिंग है वो भी आपका क्या रहता है, एक जनरल कंप्यूटिंग भी है और एक एंटरप्राइज कंप्यूटिंग भी है. एंटरप्राइज का मतलब है जो कमर्शियल है, जो जैसे रिलायंस का सॉफ्टवेयर है एंड दे आर यूजिंग देयर ओन सर्वर्स.
ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि उनका खुद का सर्वर है, उनका खुद के पोर्टल है, वो उसी के लिए यूज करते हैं। हम इंटरनल जो है रिलायंस का एक्सेस नहीं कर सकते। बट यस, गूगल का जो वर्ड वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है, दिस आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एवरीवन इज यूजिंग दैट। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर जिस भी कंप्यूटिंग में आता है उसको बोलते हैं यूटिलिटी कंप्यूटिंग, दैट इज यूज्ड फॉर एन नंबर ऑफ थिंग्स। एंड द कंप्यूटिंग विच इज यूज्ड ओनली फॉर द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्राइज का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको बोलते हैं एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड का मतलब होता है कि ग्रिड जैसे हम बोलते हैं, ग्रिड एक स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब उसका जो होराइजन रहता है उस पर्टिकुलर स्क्वायर के अंदर ही रहता है। तो अगर मेरे यूनिवर्सिटी का अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी के लिए, आपके कॉलेज का सॉफ्टवेयर तो सिर्फ आपके लिए होगा, कोई XYZ यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर तो सिर्फ XYZ यूनिवर्सिटी के स्टाफ मेंबर्स या फिर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही होगा। इसको बोलते हैं ग्रिड। ग्रिड का मतलब है कि उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, ग्रिड मतलब जैसे स्क्वायर है, मेरा घर है, तो मेरा घर मतलब मेरा ग्रिड ही है वो। मतलब हम बोलते हैं ना कि मेरा जो एरिया है, जैसे अभी मैं बैठी हूँ तो ये पूरा एरिया अभी जहाँ मैं बैठी हूँ वो मेरा एरिया है। सो इट इज इन दैट वे। तो अगर रिलायंस का सॉफ्टवेयर है तो सिर्फ रिलायंस वाले ही यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स इट इज अ डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर फॉर रिलायंस कंपनी पीपल ओनली। ठीक है, तो ऐसे दो टाइप का कंप्यूटिंग होता था क्लाउड के पहले। ठीक है, तो यूटिलिटी कंप्यूटिंग भी बाद में कन्वर्ट हो गया क्लाउड में, और ग्रिड कंप्यूटिंग भी बाद में कन्वर्ट हो गया क्लाउड में। तो यूटिलिटी कंप्यूटिंग क्या है? देख, नंबर ऑफ पर्सन आर देयर, ये मैं हूँ, ये आप है, और हम सब क्या कर रहे हैं? यूटिलिटी कंप्यूटिंग, मतलब जो कंप्यूटिंग है, कंप्यूटर की जगह पे आप कंसिडर करो कि सॉफ्टवेयर है, क्योंकि कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? उसमें सॉफ्टवेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेटफॉर्म डेवलप करना है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप करना भी है, सॉफ्टवेयर यूज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना है। इट दैट मीन्स इट कंसिडर्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अलग अलग मशीन पे हमारा सॉफ्टवेयर से हम यूज कर रहे हैं। एवरीवन इज यूजिंग, दिस पर्सन इज ऑल्सो यूजिंग, दिस पर्सन इज ऑल्सो यूजिंग। एंड यहाँ पे सिर्फ हमारा डेटा स्टोर है, या फिर वो सॉफ्टवेयर स्टोर है, या फिर जो कंप्यूटिंग हम करने वाले हैं वो यहाँ पे स्टोर है, ये मशीन या फिर ये प्रोसेसिंग पावर उसके लिए यूज हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ यूटिलिटी कंप्यूटिंग। यूटिलिटी कंप्यूटिंग का मतलब है जेनेरिक। ओके, सो जो हम बोलते हैं, सो ये जो यूटिलिटी है, सो दिस इज द यूटिलिटी कंप्यूटिंग। एंड ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे उसको एक्सेस करते हैं। ओके, so this is the सॉफ्टवेयर, यहाँ पे सॉफ्टवेयर उसके लोडेड रहते हैं। ओके, और ये सब लोग एक्सेस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये मशीन है, ये पर्सन भी यूज कर रहा है उसको, और ये पर्सन भी यूज कर रहा है। सो दैट मीन्स नथिंग बट इट इज अ यूटिलिटी कंप्यूटिंग, इट इज यूज्ड एंड एक्वायर्ड बाय एन नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। सबके लिए होता है, या फिर एक पर्टिकुलर मतलब ग्रुप के लिए भी हो सकता है। ओके, अलग अलग जगह से। ऑन द कंट्री ऑफ दिस, अब ये ग्रिड कंप्यूटिंग है। ओके, ये ग्रिड कंप्यूटिंग देख सकते हैं। तो ये जो नोड है, दैट मीन्स दिस आर द सॉफ्टवेयर, सॉरी दिस इज द हार्डवेयर और सर्वर्स वी कैन से। एंड ये जो है एक पर्टिकुलर ग्रिड, मतलब ये एरिया जो है सिर्फ इसी कंपनी की, मान लो कि रिलायंस का है, या फिर मेरी यूनिवर्सिटी का है, या फिर आपके यूनिवर्सिटी का है, आपके कॉलेज का है, तो सिर्फ वही है। यहाँ पे थोड़ा सा सेम सेम दिख रहा है आपको, वो सेम सेम इसलिए है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, एंड इसी को जब हम बोलेंगे कि एक वो जो होराइजन है, अगर वो रिलायंस के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग बोलेंगे। वही अगर वर्धा कॉलेज के लिए यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग फॉर दैट कॉलेज। ओके, वही अगर मेरे यूनिवर्सिटी के लिए यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे मेरे यूनिवर्सिटी का ग्रिड कंप्यूटिंग। ओके, सो ये आपका ग्रिड कंप्यूटिंग है। तो ये ग्रिड कंप्यूटिंग भी बाद में कन्वर्ट हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग में। ओके, एंड क्लाउड में क्या है, वह यहाँ देखो, यहाँ पे अलग अलग आर्किटेक्चर है, यहाँ पे सेम आर्किटेक्चर, यहाँ पे अलग अलग आर्किटेक्चर, दैट मीन्स पीपल फ्रॉम एंटायर वर्ल्ड आर यूजिंग इट। ओके, इवन इफ यू आर हैविंग प्राइवेट क्लाउड, ओके, सबके पास अलग अलग डिवाइसेस है। देखो यहाँ पे आपका डेस्कटॉप है, यहाँ पे आपका स्टोरेज है, यहाँ पे अगेन डेस्कटॉप है, यहाँ पे स्टोरेज है, एंड दिस मिक्स मेक्स द क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, मतलब ये क्लाउड जब हम बोलते हैं तो उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। एंड टर्मिनल्स भी आते हैं, सर्वर्स भी आते हैं, सर्वर के जो स्टोरेज सिस्टम्स है, दिस आर द स्टोरेज सिस्टम्स। ओके, यहाँ पे आपका कंप्यूटिंग हो रहा है। सो ये सब कन्वर्ट हो गया था बाद में क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब इंस्टेड ऑफ using the local servers, we are simply using the servers which are located somewhere in the internet, somewhere in the world. Okay, and we are accessing them through the internet. Cloud का मतलब है internet computing in simple words. Okay, so that is the difference between grid computing and utility grid computing, utility grid computing and enterprise grid computing. तो यहाँ पे देखो मैंने दो पॉइंट बनाए हैं, यूटिलिटी ग्रिड कंप्यूटिंग, ओके, देन एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग। सो यूटिलिटी कंप्यूटिंग में आपका ऑन डिमांड एक्सेस है,
ठीक है, सब लोग यूजर कर रहे हैं, यूजर कैन टैप इनटू द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज व्हेन नीडेड। ओके, सब लोगों के लिए आप जब भी चाहिए। उसी का एग्जांपल आप देख सकते हो कि क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसे कन्वर्ट हो गया। जैसे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है, यूटिलिटी कंप्यूटिंग है। जब चाहिए हम वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट गूगल का यूज कर सकते हैं, गूगल डॉक्यूमेंट्स, ओके, गूगल स्प्रेडशीट्स, रिसोर्स पुलिंग। और हमें देखने की जरूरत नहीं कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। जब भी चाहिए हम एक्सेल में कितना भी डेटा अपलोड करो, आप उसका एनालिसिस भी कर सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो, ग्राफ भी कर सकते हो। दैट मीन्स ऑल द रिसोर्सेज आर एक्सपांडेड एज पर यूर यूसेज। ओके, तो ऐसे जैसे मैं अभी सपोज एक्सेल यूज कर रही हूँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग फ्रॉम द वर्ल्ड आर यूजिंग इट। ओके, सबके लिए मिल जाएगा। कम यूजर से तो भी मिलेगा, मैक्सिमम यूजर से तो भी मिलेगा। जितने भी यूजर्स उसको अटैच हो जाएंगे तब उन सबको मिलेगा, सारा रिसोर्सेस मिलेगा, नॉट ओनली जस्ट स्प्रेडशीट। अगर हम ऑनलाइन इंटरनेट यूज करके कहीं प्रिंट कर रहे हैं, जैसे आईओटी यूज करके अगर मेरे घर की मशीन में कुछ एक्सेस कर रही हूँ, कुछ डिवाइसेस एक्सेस कर रही हूँ, दैट ऑल्सो कम्स अंडर दी क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है आईओटी। ओके, बट ऑल दैट आर वर्किंग ऑन यूजिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउड ओनली। ओके, तो क्लाउड, और जब हम बोलते हैं कि बाकी का टेक्नोलॉजीज है, अब बाकी का टेक्नोलॉजीज अभी सेपरेट नहीं है। ऑल द टेक्नोलॉजीज आर एग्जिस्टिंग ऑन द क्लाउड ओनली। ठीक है, क्योंकि सब लोग जो है वो हम बोल सकते हैं कि लोकल सर्वर पे काम नहीं करते, क्लाउड सर्वर पे ही काम करते हैं। अगर एआई का सिस्टम रन करना है तो अभी क्लाउड पे काम करते हो, ब्लॉकचेन रन करना है, ब्लॉकचेन तो स्पेसिफिकली क्लाउड के ही आगे का पार्ट है। ओके, और जो हमने अभी बोला था आईओटी, दैट इज आल्सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग एज अ अभी बेसिक हो गया है। जैसे पहले सी प्रोग्रामिंग वाज द बेसिक लैंग्वेज, तो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि सी प्रोग्रामिंग सब जगह पे लगेगा, बट it was considered as a and it is considered as a mother of all languages. In the same way, cloud computing is now a technology which is a mother technology of all technologies. So it is like a the underlying architecture of all the टेक्नोलॉजी, जितना भी टेक्नोलॉजीज आज एग्जिस्ट है, जैसे ब्लॉकचेन है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, सबका बेस वही है, क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, तो यहाँ पे जो यूटिलिटी कंप्यूटिंग है वो भी अभी क्लाउड में कन्वर्ट हो गया है। तो ऑन डिमांड एक्सेस, रिसोर्स पुलिंग, स्केलेबिलिटी, ये जो फीचर्स थे that actually came from the utility computing, but these features are there in the cloud computing as well. Okay, तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए पहले लोग उसको यूज करते थे, देन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते थे। कुछ एप्लीकेशंस थे जो मीडिया वाले यूज करते थे फॉर मूवीज एंड गेम्स फंक्शनैलिटी। ओके, कुछ साइंटिस्ट यूज करते थे रिसर्च के लिए। ओके, तो कुछ एप्लीकेशंस थे, अभी भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि तब यूज करते थे। ओनली द थिंग, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लोकल सर्वर्स वी आर यूजिंग क्लाउड सर्वर्स नाउअडेज। फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए भी कुछ लोग यूज करते थे, अभी भी यूज कर रहे हैं। ओके, सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द यूटिलिटी कंप्यूटिंग। नाउ एंटरप्राइज का मतलब है इट इज यूज फॉर द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे लिखा है देखो, enterprise grade computing focuses on the optimizing the use of computational use resources within an organization. This word is important. Okay, within an organization. यहाँ पे मैं अंडरलाइन करती हूँ so that you'll understand this. ओके, तो जो मैंने बोला कि रिलायंस के लिए है, तो वो एंटरप्राइज ग्रेड कंप्यूटिंग में आता है। ओके, वो यूटिलिटी नहीं, हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो जेनरिक नहीं है, और हम यूज़ करेंगे तो भी हमें नहीं आएगा, क्योंकि रिलायंस का वर्किंग जो जैसे चल रहा है उसके बेसिस पे उसका सॉफ्टवेयर होगा या फिर उसका ईआरपी होगा। अगर मेरे कॉलेज का है तो वो आपके लिए भी कुछ यूज़फुल नहीं है। ओके, इन द सेम वे अगर एंटरप्राइज ग्रेड कंप्यूटिंग हम बोलते हैं तो वो उससे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल होता है। ओके, तो उसके क्या कैरेक्टर्स, जैसे रिसोर्स वर्चुअलाइजेशन है, क्योंकि हमारा जो रिसोर्सेस है, जैसे सर्वर्स है, रिसोर्सेस में सबसे पहले आता है सर्वर। ओके, फिर फाइल्स आता है, फिर आपके नेटवर्क कंपोनेंट्स आते हैं, एवरीथिंग। रिसोर्स का मतलब होता है यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, हार्डवेयर के सारे कंपोनेंट्स भी कंसिडर किया जाता है एज अ रिसोर्स, क्योंकि आपको कभी भी कोई भी रिसोर्स लगता है। सेकेंडली सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स, मतलब फाइल है, कोई आपका सॉफ्टवेयर लग रहा है, आपका प्लेटफॉर्म लग रहा है, कोई टूल लग रहा है आपको, all that considered as a resource. Okay, वर्चुअलाइजेशन का मतलब है हम उसको देख नहीं पा रहे कि कहाँ पे ये कंप्यूटिंग चल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम लेक्चर ले रहे तो इसका मान लो कि गूगल मीट से ले रहे हो और हमने वहाँ पे रिकॉर्डर ऑन किया है। ठीक है, गूगल का रिकॉर्डर ऑन किया है, सो वी डोंट नो वेयर इट इज स्टोर्ड। गूगल के कोई सर्वर पे स्टोर किया होगा, और वो सर्वर कहाँ पे है वो भी हमें मालूम नहीं, तो इसको बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का मतलब है इफेक्ट तो हमें दिख रहा है, ठीक है, बट कहाँ पे रियल एग्जिस्टिंग है वो हमें पता नहीं है। एग्जिस्ट इन इफेक्ट इसको बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है एग्जिस्ट इन इफेक्ट, बट आपके सामने होगा इसका कोई गारंटी नहीं। वो सर्वर कहीं पे भी हो सकता है। रिसोर्सेज अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट, जियोग्राफिक लोकेशंस आर पुल टुगेदर। मतलब गूगल का एक सर्वर है, वहाँ पे ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, दूसरा सर्वर है वहाँ पे हमारा डेटा सेव हो रहा है, तीसरा सर्वर जहाँ पे हमारा अटेंडेंस हो रहा है,
फोर्थ सर्वर जहाँ पे मेरा जो रिसोर्स मटेरियल वो स्टोर किया है। ऐसे बहुत सारे रिसोर्स सर्वर्स है जो कहीं पे भी लोकेटेड है, एक बैंगलोर में, एक यूएसए में है, एक मुंबई में है, कई कोलकाता में है, कई और है। तो सबको हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, एक लॉजिकली हम उसको कंबाइन कर रहे हैं, एंड वी आर फॉर्मिंग वन सिस्टम, एंड दैट वन सिस्टम इज करंट लेक्चर। तो रिसोर्स वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं इसको। देन उसके बाद है एनहांस्ड कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब है कि जैसे अभी आप लोग हैं और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसका एक मीटिंग सेट कर रहे हैं। ठीक है, कोलैबोरेशन मतलब यूनिट, एक सिंगल यूनिट में उसको हम बांट रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग सर्वर्स है, प्लस अभी गूगल मीट का सॉफ्टवेयर है, प्लस हम इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं। तो ये सब यूज करके हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज टूडेज मीटिंग। तो उसको बोलते हैं एनहांस्ड कोलैबोरेशन। ठीक है, ई कोलैबोरेशन भी बोल सकते हैं। लोड बैलेंसिंग, अब लोड बैलेंसिंग मतलब कि जैसे यहाँ पे हम मीटिंग सेट करें तो और भी बहुत सारे लोग मीटिंग सेट कर रहे हैं। तो ये जो गूगल है, गूगल मीट से अगर हम ले रहे हैं या दूसरे भी अगर मीटिंग के प्लेटफॉर्म में वो ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे क्या देखते हैं, सिक्योरिटी। उसके बाद देखते हैं परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए वो देखते हैं लोड बैलेंसिंग, हाउ द लोड इज बैलेंस्ड। अब जैसे अभी यहाँ पे 20 लोगों ने ज्वाइन किया है, कल को 50 लोग ज्वाइन कर सकते हैं, 500 लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वैसा अगर हम उसको सब्सक्राइब करेंगे तो ये कैसे लोड बैलेंस होगा, इतने सारे लोगों के लिए वो सेम इनफ होगा या दूसरा मशीन देना पड़ेगा। ऑल दिस टास्क इज हैंडल्ड बाय क्लाउड सिस्टम्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, मतलब पहले ग्रिड कंप्यूटिंग में था, एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग, नाउ इट इज हैंडल्ड बाय द क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम्स। तो एप्लीकेशंस क्या है, तो ऐसा एप्लीकेशन है डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस। यस, ओके, जस्ट वेट करते हैं। ये इसको तो ज्वाइन किया था मैंने, शीतल को भी। अभिषेक शर्मा, ठीक है। सो एप्लीकेशंस क्या थे, तो क्लाउड सिस्टम के पहले एक्चुअली कैसे था, सारे ऑर्गेनाइजेशंस तो इसमें करते नहीं थे। ठीक है, रिलायंस का मैंने एग्जांपल दिया जस्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, नॉट नेसेसरी दैट रिलायंस वाज हैविंग द एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो समझने के लिए मैंने वो एग्जांपल लिया है आपको। तो डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन होता है कि जहाँ पे बहुत सारा डेटा है। इंटेंसिव का मतलब है कम ज़्यादा होता है। एक कंप्यूट इंटेंसिव एप्लीकेशन होता है जहाँ पे हमें कंप्यूटेशनल का पावर ज़्यादा लगता है, और एक होता है डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेटफ्लिक्स है, वहाँ पे एज सच कंप्यूटेशन नहीं है। कंप्यूटेशन नहीं है मतलब कम है। ठीक है, डेटा ज़्यादा है, बहुत सारी वीडियोस है, ऑडियोज है। तो कंप्यूटेशन क्या है, उसको डे वाइज वगैरह लगाना है, मंथली लगाना है, मतलब उसका जो अपलोडिंग का डे है वगैरह वो रखते हैं, रैंकिंग वगैरह इन्फॉर्मेशन है, यूज़र का चॉइस वगैरह है, अलग अलग यूज़र है उसका, मतलब करंटली उनको क्या देख रहे हैं वो थोड़ा सा कहाँ तक उन्होंने देखा है, बुक मार्क वगैरह सेट करना है। तो कंप्यूटेशनल पार्ट है बट वो कम है। डेटा ज़्यादा है, ऑडियो और वीडियो उनका काफ़ी ज़्यादा है। ये कंप्यूटेशनल पावर के लिए इतना नहीं लगता है, बट ऑडियो वीडियो के लिए उनको ज़्यादा लगता है। ओके, सो वो होता है डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशन। तो नेटफ्लिक्स एग्जांपल हो गया, यूट्यूब हो गया। यूट्यूब एक्चुअली यूट्यूब में भी कंपटीशन कम है, कंपटीशन कम है, नहीं है ऐसा कुछ भी एप्लीकेशन नहीं एग्जिस्ट नहीं होता है, कंपटीशन थोड़ा सा तो भी होता है, क्योंकि उनको देखना पड़ता है कि कहाँ पे लुक लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, दैट मीन्स सम लॉजिक इज देयर। तो ऐसे बहुत सारे बहुत कम एप्लीकेशन है जो बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत कम है, बट होते भी है। अब साइंटिस्ट जो यूज़ करते हैं वहाँ पे कंप्यूट इंटेंसिव एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे नासा का अगर एग्जांपल हम लेंगे, डेटा तो इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब कंप्यूटराइजेशन केस में भी हो भी सकता है, बट स्टिल इतना ज़्यादा नहीं है। कंप्यूटेशन उनका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो मतलब रॉकेट वगैरह वो लॉन्च करने वाले उसका बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी वहाँ पे चाहिए रहता है। कंप्यूट इंटेंसिव बोलते हैं। और वो आपने देखा ही होगा कि अभी जैसे थोड़ी सी गलती की वजह से जो सुनीता विलियम्स है उसको कितना टाइम लगा यहाँ पे आने के लिए, मतलब कितना सेंसिटिव एप्लीकेशंस हो सकता है उनका। ठीक है, तो वो वाले एप्लीकेशंस होते हैं, उसको बोलते हैं कंप्यूट इंटेंसिव एप्लीकेशंस। तो जनरली ये जो ग्रिड कंप्यूटिंग है वो डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सच एज बिग डेटा एनालिटिक्स वगैरह है, मशीन लर्निंग के लिए डेटा बहुत ज़्यादा है। मशीन लर्निंग में एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम ही इतना अच्छा सा लिखा है कि जो आपने डेटा दिया है उसके बेसिस पे वो प्रेडिक्शन बनाता है या फिर रिकमेंडेशन बनाता है।
बट मतलब वो अल्गोरिदम की ताकत ज्यादा है, बट वो अल्गोरिदम कैसे ट्रेन होता है, उसको 10,000 टाइम्स 1 लाख टाइम्स उसको रन करना पड़ता है। मतलब और जो डेटा आपका रहता है, जितना ज्यादा डेटा लोगे उतना वो एप्लीकेशन अच्छे से परफॉर्म करता है। दैट मीन्स दिस ऑल्सो कम्स अंडर द डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस। ओके, देन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी मैंने बताया। ठीक है, रिलायंस का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट आई डोंट नो, इसलिए मैंने जस्ट आपको बताया कि वो एक एग्जांपल है। अगर मान लो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के पहले उनके पास ईआरपी सिस्टम है, सो दैट कैन बी डेफिनेटली कंसीडर्ड एज अ ग्रिड कंप्यूटिंग, एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो हमारे कॉलेज का तब ईआरपी नहीं था, बाद में आया था 2010 के अराउंड। बट अगर 2006 के पहले होता तो वो भी हम कंसिडर करते हैं कि एज अ एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग। देन हाई अवेलेबिलिटी एंड डिसास्टर रिकवरी। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी मतलब ये 24/7 होना चाहिए। अगर मेरे कॉलेज का ईआरपी सिस्टम है और वहाँ पे स्टूडेंट का अटेंडेंस दिखता है, तो स्टूडेंट ने अगर रात को 2 बजे भी देखा तो उनको अटेंडेंस दिखना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड बी अवेलेबल 24/7। ठीक है, डिसास्टर रिकवरी, डिसास्टर रिकवरी मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, बिकॉज सारे स्टूडेंट का पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्लस अटेंडेंस इन्फॉर्मेशन प्लस एग्जामिनेशन रिकॉर्ड हम उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो मान लो कि अगर ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो एक सर्वर में हमने स्टोर किया, ठीक है, एक सर्वर में स्टोर किया और वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई अर्थक्वेक वगैरह आ गया और वो सर्वर जो है हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल नहीं सकता है। बट जो क्लाउड में हम बोलते हैं ना रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन, ये क्लाउड का कंसेप्ट ही नहीं है, ये एक्चुअली ग्रिड का आया है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग में ही एक्चुअली रेप्लिकेशन का कंसेप्ट है, दैट जो जहाँ पे भी हम स्टोर करते हैं वो एक लोकेशन पे नहीं, मतलब अगर रिलायंस के खुद के भी सर्वर्स है, तो भी वो उनके जो सर्वर्स है अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में होना चाहिए, तो ही हम उसको ग्रिड बोलेंगे। ओके, तो अगर अलग अलग लोकेशन पे स्टोर करते हैं तो हम इजीली डिजास्टर से रिकवरी पा सकते हैं, क्योंकि अगर एक ही सर्वर में रखोगे और अगर आपका वो ही सर्वर फेल हो गया तो फिर प्रॉब्लम होता है। इवन लैन सिस्टम में भी आपने कहीं देखा होगा या फिर आपने स्टडी किया होगा तो आपको मालूम रहेगा, लाइक लैन सिस्टम में भी एक सर्वर नहीं होता है, कम से कम 2 सर्वर होता है, बिकॉज इफ वन सर्वर इज नॉट वर्किंग अनदर सर्वर मे टेक द चार्ज। ठीक है, एक सर्वर हमेशा ऐसे डंप सर्वर जैसा रहता है, कि जैसे रिजर्व होता है ना क्रिकेट की टीम में, एक रिजर्व प्लेयर रहता है, अगर पहले वाले प्लेयर्स को कुछ प्रॉब्लम हो गया या फिर जल्दी आउट हो गए तो वो रिजर्व वाला खेलने को आ सकता है। द सेम वे जो बाकी के सर्वर्स है वो भी एज अ रिजर्व होंगे। पहला अगर बहुत ही ज़्यादा बिजी है, फेल हो गया, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो बाकी के सर्वर जो है उसमें से कोई भी एक सर्वर जो है वो चार्ज ले सकता है। सो दैट इज हाई अवेलेबिलिटी एंड डिजास्टर रिकवरी। सो बेनिफिट्स क्या है उसके, कॉस्ट एफिशिएंसी है। ओके, क्योंकि पूरे वर्ल्ड पूरे एंटरप्राइज के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ मैनुअल वर्क ऑल द वर्क वी आर डूइंग ऑन द मशीन एंड फ्रॉम एनी लोकेशन। ओके, लोकेशन वगैरह नहीं रहेगा। ओके, इसी को बाद में कन्वर्ट किया गया था क्लाउड कंप्यूटिंग में, इसलिए आपको सिमिलर पॉइंट्स लगेंगे। ओके, बट व्हाट वी आर सीइंग इज कि क्लाउड कंप्यूटिंग के पहले कौन से आ गया था, डायरेक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग तो आया नहीं। जैसे हम देखते हैं कि आज हम अगर कोई सॉन्ग्स वगैरह प्ले करते हैं आपके लैपटॉप पे या फिर हमारे मोबाइल में, तो मोबाइल और लैपटॉप तो डायरेक्टली आया नहीं, सबसे पहले तो रेडियो था। ठीक है, तो रेडियो के बाद उसका मतलब डेवलपमेंट हो गया, फिर टेप रिकॉर्डर, फिर अलग अलग चेंज होते 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 फिर हमारा जो मूवी सुनने का जो हॉबी है, अभी हम यूट्यूब से करते हैं, मोबाइल से करते हैं, बट वो डायरेक्टली नहीं आया, तो उसके पीछे ये आर्किटेक्चर है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये आर्किटेक्चर मतलब ही आपका आज का सुनिए, बट वो डेवलप होते होते ही यूट्यूब तक आ गया है। ऐसे ही ग्रिड कंप्यूटिंग डेवलप होते होते हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग तक आ गया, इसलिए 99% आपको वही फीचर्स मिलेंगे, सिर्फ सर्विसेज उसका अलग है, प्रॉपर सर्विसेज आता है तब उसका सिस्टम का नाम चेंज किया जाता है। ओके, देन परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग एट अ टाइम एक्सेस करते हैं। स्केलेबिलिटी, ओके, अब आपको ये मालूम है स्केलेबिलिटी का मतलब है स्मॉल टू लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट नॉट लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स। ओके, तो ये होता है स्केलेबिलिटी फीचर। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्योंकि एक ही सर्वर है, बहुत सारे लोग उसको एट अ टाइम एक्सेस कर रहे हैं, दैट मीन्स उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। अगर एक सर्वर आपका फुल हो गया है, मतलब बहुत सारे यूजर्स उसको एक्सेस कर रहे हैं, जो जो दूसरा रिजर्व वाला सर्वर है वो बाकी के लोगों को ले दे सकते हैं, मतलब आपका जो रिसोर्सेस है वो ऐसे ही पड़े नहीं रहेंगे, कोई ना कोई उसको यूज करते रहेगा। ओके, डायनेमिक लोकेशन है, एज आई टोल्ड यू कि पहले एक सर्वर आपका काम करता है, तो जैसे जैसे यूजर बढ़ते हैं तो सेकंड सर्वर पिक्चर में आता है, फिर थर्ड सर्वर पिक्चर में आता है। ये सब कंसेप्ट अमेजन यूज करता है, गूगल यूज करता है, जितने भी क्लाउड के प्लेटफॉर्म है ये सब यूज करते हैं। पहले तो सर्वर आपका सिर्फ इनिशिएट करते रहते हैं,
ऑन भी नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब कितना रिक्वायरमेंट लगने वाला है वो एक कैलकुलेशन होता है। बट अगर दो ही यूज़र ज्वाइन हो रहा है तो एक ही यूज़र वहाँ पे एक ही सर्वर वहाँ पे काम करेगा। जैसे जैसे यूज़र बढ़ेंगे वैसे वैसे एक सर्वर अगर इनफ नहीं हो रहा है तो दूसरा सर्वर पिक्चर में आता है। अगर वापस यूज़र बढ़ गए तो दूसरे सर्वर की जगह पे तीसरा सर्वर आता है। तो ऐसे करते करते आपकी सर्वर बढ़ जाते हैं। ओके, चैलेंजेस एंड कंसिडरेशन क्या है कि कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा आर्किटेक्चर। बट यस, अगर ये आर्किटेक्चर बिल्ड हो गया तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम हो जाता है। सब इंटीग्रेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एक सिस्टम है पूरे वर्ल्ड के लिए, सॉरी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिस्टम बनाना है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बट वंस इट इज़ बिल्ट इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड हमने फीचर्स तो देखे कि कैसे ये सब लोगों के लिए यूजफुल होता है। ओके, एंड सिक्योरिटी एज आई टोल्ड यू, कोई भी टेक्नोलॉजी हो कोई भी सिस्टम हो तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी देखते हैं। सिर्फ बैंक के एप्लीकेशन में या फिर मॉनेटरी एप्लीकेशन में होता है ऐसे नहीं है। अदर एप्लीकेशंस में भी हम देखते हैं, जैसे अभी हम जैसे रिसर्च के लिए भी यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारा कोई डेटा अगर हम अपलोड कर रहे हैं तो वो सिक्योर होना चाहिए। हमारे डेटा पे हमारा डेटा कोई और यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर मान लो कि मेरे पास एक डेटा सेट है और वो डेटा सेट का कुछ एनालिसिस करना है, सो डेटा सेट हम लोड कर रहे हैं बट इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। तो सिक्योरिटी इज ऑलवेज द फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, हम भी घर से बाहर निकलते तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी देखते हैं। ओके, बाद में हम ये देखते हैं कि हमें पहले जल्दी पहुंचना है या नहीं पहुंचना है। अगर सिक्योर नहीं है तो हम निकलते भी नहीं है बाहर। सो सिक्योरिटी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। ओके, देन लैटेंसी एंड बैंडविड्थ, मतलब कितना फास्ट है कितना स्लो है वो सब नेटवर्क कंपोनेंट की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। जितना आपका परफॉर्मेंस अच्छा है उतना लेटेंसी उसका बेटर होना चाहिए। ओके, क्योंकि जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं इवन इन ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि ग्रिड कंप्यूटिंग के आगे का ही क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग का ही नाम बाद में क्लाउड कंप्यूटिंग कर दिया था। ठीक है, सो ये भी फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द यूटिलिटी एंड एंटरप्राइज ग्रिड कंप्यूटिंग। समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो यूटिलिटी कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, एचपीसी, ये तीन उसके बैकबोन है। ओके, जो हम बोलते हैं ना कि हमारा जो बॉडी है वो कौन से बेसिस पे, उसमें जो हड्डी का रोल है ये मतलब आपके ये तीन कंपोनेंट्स हैं। ओके, ये तीन कंपोनेंट्स प्लस समथिंग इज नथिंग बट क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, अब ये चैप्टर में ये यूनिट में आगे का जो पॉइंट है क्लाउड सिनेरियो बेनिफिट्स। ठीक है, क्लाउड सिनेरियो मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स ये सिलेबस में ही रिपीट हो गया है। तो फर्स्ट चैप्टर में जो था वही यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से दिया है फ्रॉम आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे डेप्थ में दिया है। ओके, सो पहला है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, से थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपके लिए। बट यस, दिस इज इंक्लूडेड इन योर सेकंड यूनिट सो वी हैव टू टेक इट। So infrastructure as a service है, then platform as a service है। Okay, so इसको side कर दो so that you can see overall things। Okay, then we have okay, hybrid cloud। Okay, मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट, ये आपके सिलेबस का ही पॉइंट्स है। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, हाइब्रिड क्लाउड, ओके, देन मल्टी क्लाउड, ये सब मिक्स हो गया है एक्चुअली। बट येस, दिस आर द पॉइंट्स विच आर देयर इन योर सिलेबस। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या आता है ये हमने देखा है लास्ट टाइम, दैट मीन्स इन फर्स्ट चैप्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मीन्स ऑल द रिसोर्सेज, ओके, स्पेशली हार्डवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर रिसोर्सेज में आपके लोकल मशीन के रिसोर्सेज जैसा है, जैसे डेस्कटॉप है, मशीन है, लैपटॉप है। ये छोड़ के और क्या है, नेटवर्क कंपोनेंट्स है, केबल्स है, ऑल दैट कम्स अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो अगर मुझे कोई क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करके कोई कंपनी एस्टेब्लिश करना है, आईटी कंपनी जिसमें थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स एट अ टाइम लगने वाले, यस यू कैन डेफिनेटली सेट एंड यू कैन टेक द हेल्प ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ऑफ अ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कौन कौन करता है? AWS प्रोवाइड करता है, AWS इज द पायनियर। ओके, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में भी है वो, बट इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ नंबर वन इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये AWS का सर्विस यूज करके लोगों ने खुद का कंपनी एस्टेब्लिश किया है जिसका कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, बट दे हैव यूज्ड द AWS सर्विसेज एंड दे हैव सेट देयर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो लोगों मतलब कोई भी फिजिकल लोकेशन की जरूरत भी नहीं है। मान लो कि मुझे यहाँ पे बैठे बैठे एक कंपनी एस्टेब्लिश करना है, तो सबसे पहले मेरे पास लैपटॉप है, जो यूजर्स काम करेंगे उनके पास भी लैपटॉप होना चाहिए, सिंपल लैपटॉप होना चाहिए, कोई उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। ऐसा लैपटॉप होना चाहिए जिसमें वो थोड़ा सा हाई ग्रेड इंटरनेट या फिर हाई परफॉर्मेंस वाला इंटरनेट अगर उनके पास है, सो दे कैन एक्सेस ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज।
ठीक है। तो मेरे पास मान लो कि मेरा जो टीम है उसमें 10 मेंबर्स है, 10 के पास सिर्फ उनका लो ग्रेड वाला बोल रही हूँ मैं। लो ग्रेड का मतलब है कि जो प्रोसेसिंग पावर में भी कम है लेकिन हम इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट का जो फंक्शनैलिटी वो अच्छे से वर्क होना चाहिए। सो व्हाट आई कैन डू, मुझे उनको अभी काम देना है, तो मैंने क्या किया है, 10 सर्वर्स मैंने रेंट पे लिया है फ्रॉम AWS, और वो सर्वर पे मेरा काम हो रहा है। और वो 10 सर्वर पे मैं कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करूँ, और ये 10 लोगों को मैंने काम किया है। 2 लोगों को मैंने XYZ एप्लीकेशन क्रिएट करने को बोला है, और 4 लोगों को मैंने ABC एप्लीकेशन करने को बोला है, और 10 लोग 5 लोग हैं उनको मैंने कोई M&A करके एक एप्लीकेशन डेवलप करने को बोला है। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, एक सर्वर यूज कर रहे हैं विच इज गिवन बाय AWS। अब वो AWS का खुद का भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। AWS इज द अगेन द सर्विस प्रोवाइडर, बट AWS को भी सर्वर कम पड़ सकते हैं। So AWS also can take servers from rent, on the basis of rent, but it will give you the servers, it will give you all the infrastructure required, it will give you all the hardware required, okay, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लिया है, ओके। और हम रेंट पे ले रहे हैं, तो कॉस्ट सेविंग्स है, स्केलेबिलिटी है, कितने भी यूजर्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट पे एज पर एज पर यूज, ठीक है। दैट मीन्स अगर हम 2 सर्वर ले रहे हैं तो 2 का ही रेंट देना पड़ेगा, और हम बोल रहे हैं कि एवरी डे वी रिक्वायर ओनली 4 आवर्स, तो 4 आवर्स के हिसाब से देना पड़ेगा। टोटल 700 हमने लिया है, कैसे भी हम उसको यूज़ करेंगे तो उसके हिसाब से भी आप पे कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी है, यूज़ करने में भी फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉस्टिंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी है। एंटी डिसास्टर रिकवरी, फ़ायदा इसका यही है कि अगर मेरा यहाँ पे मैंने सेटअप कर दिया कंप्यूटर्स का, और यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, तो मेरा तो कंपनी गया, और मैं तब अगर बाहर होगी तो मुझे कैसे एक्सेस करने को मिलेगा। सो अगर मैं AWS का सर्विस लेती हूँ तो फ़ायदा क्या होगा कि मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकती हूँ, और कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया तो भी मैं उसको एक्सेस कर सकती हूँ। इसको बोलते हैं डिजास्टर रिकवरी, ओके। ग्लोबल रीच, ओके। ग्लोबल रीच मतलब मेरे जो टीममेट्स होंगे वो कहीं से भी होंगे, फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड, ओके। मतलब 2 जो मेंबर है वो पुणे से ही है, 2 मेंबर जो है वो USA से, तो 2 मेंबर है वो जापान से, कहीं से भी हो सकते हैं। ग्लोबल रीच, दैट इज द एडवांटेज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ओके। देन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एज आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट चैप्टर, डेवलपमेंट करना है, लेकिन आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर लेने के बाद मैं उनका और एक सर्विस ले सकती हूँ, दैट आई डोंट वांट टू इंस्टॉल द जावा, ठीक है। हम ऑफ कोर्स हमने मशीन रेंट पे लिया है, हम खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर हमारे पास की है और हमने परचेस किया है तो, बट आई डोंट वांट टू परचेस जावा सॉफ्टवेयर आल्सो, एंटरप्राइज जावा, ठीक है। तो मैं वो भी रेंट पे ले सकती हूँ। सो वो आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में। सो सिंप्लीफाइड डेवलपमेंट है, रिड्यूस मैनेजमेंट ओवरहेड है, ओके। एंड स्केलेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें भी स्केलेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो क्लाउड के जनरल पॉइंट्स है, ठीक है। मतलब वो एक सॉफ्टवेयर जावा का अगर आपने एंटरप्राइज का ही लोकेशन एक सर्वर से लिया है, एंड 10 मेंबर्स है, तो और 10 मेंबर्स उसको ज्वाइन हो गए, और 10 मेंबर्स जो ज्वाइन हो गए, तो भी आपको मिलेगा, ओनली आपको उसके हिसाब से पे करना होगा। इसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देन इंटीग्रेशन एंड कैपेबिलिटीज, ओके। इंटीग्रेशन मतलब ये सब लोगों को इंटीग्रेट किया है यूजिंग वन API, और वो API कौन सा है, AWS का API है, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। AWS का EC2 इंस्टेंस होता है। आपको एक मैं एप्लीकेशन रन करके दिखाऊंगी, मेरा अगर AWS का रन हो गया हमारा, जब थियरी खत्म हो जाएगा तो देन यू विल अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेगा कि कैसे हमें सर्वर मिलता है, कैसे हमें मशीन मिलता है, ठीक है। एंड टाइम टू मार्केट, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, हम जाए और खुद ले और खुद सब देखे, इंस्टेड ऑफ दैट घर बैठे बैठे हमें सब इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप मिल जाएगा। सो दैट आर द बेनिफिट्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। देन आता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ इंस्टॉल भी नहीं करना है। जैसे ये मुझे कोई कंपनी वगैरह इस्टेब्लिश नहीं करना है, ठीक है, और कर भी लिया तो मुझे कुछ रेडीमेड सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, तो आप जा सकते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल पे। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, और कॉस्ट एफिशिएंसी रहता है उसका। अभी तो हम फिलहाल सब लोग ट्रायल मोड यूज़ करते हैं, ठीक है, गूगल स्प्रेडशीट्स, गूगल डॉक्यूमेंट्स का। बट अगर आपको उसका एक्चुअल वाला भी चाहिए, जो हम बोलते हैं ज़्यादा फंक्शनैलिटी वाला चाहिए, तो पे करके भी ले सकते हैं, और उसको आपको पूरा सॉफ्टवेयर लेने की भी ज़रूरत नहीं, आपको जितना चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको पिक्चर के कुछ टूल्स चाहिए, उतना ही पे करो, उतना ही यूज़ करो, कॉस्ट एफिशिएंसी।
देन सेकंड एडवांटेज है कि आज जो हम वर्ड एक्सेस कर रहे हैं, मान लो कि 2 महीने के बाद गूगल का वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, अभी स्प्रेडशीट यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने आप कुछ ना कुछ अपडेशन आपको मिलेगा। यू डोंट हैव टू इंस्टॉल इट, यू डोंट हैव टू अपग्रेड द सॉफ्टवेयर, आपको पहला वाला डिलीट करने के नया इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली मिल जाता है क्योंकि आप ब्राउज़र से एक्सेस कर रहे हो। स्केलेबिलिटी, इसके लिए भी तो स्केलेबिलिटी होता है, कोलेबोरेशन होता है। ये सॉफ्टवेयर भी आप एज अ टीममेट्स में यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। देन आता है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड जो हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड का मिक्सचर। ठीक है, हाइब्रिड मतलब ऑलवेज मिक्सचर ऑफ द एग्जिस्टिंग थिंग्स। ओके, नया कुछ नहीं है, मिक्सचर ऑफ व्हाट। सो इन दिस केस प्राइवेट, पब्लिक, पब्लिक प्लस कम्युनिटी, प्राइवेट प्लस कम्युनिटी, ऐसा किसी भी चीज़ का मिक्सचर हो सकता है। बट कम्युनिटी क्यों नहीं बोल रहे? कम्युनिटी इज नथिंग बट अ प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, प्राइवेट का ही अनदर साइड हम बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड है। सिर्फ कम्युनिटी के लिए क्या है, प्राइवेट मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसलिए कम्युनिटी वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। अगर प्राइवेट और कम्युनिटी यूज़ करेंगे तो मतलब प्राइवेट ही है, पब्लिक और कम्युनिटी बोलेंगे तो प्राइवेट और पब्लिक ही होता है। सो द वर्ड इज प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड। अगर हम मिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी मेरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया है और इस पे मैंने क्या किया है, XYZ कंपनी का एक ERP सिस्टम पूरा डेवलप किया है। तो कुछ पार्ट हम उसका जो है मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं, वो आता है प्राइवेट क्लाउड में। और कुछ पार्ट जो हमने टेस्टिंग के लिए दिया है यूज़र को, ठीक है, मतलब XYZ कॉलेज को हमने दिया है टेस्टिंग के लिए, तो वो कॉलेज के स्टाफ मेंबर्स और यूजर्स उसको एक्सेस कर रहे हैं फॉर टेस्टिंग पर्पज ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मिक्सचर हो गया प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड का। सो इसको बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। सो फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि हम उसको एज अ प्राइवेट भी यूज़ कर रहे हैं, एज अ पब्लिक भी यूज़ कर रहे हैं, टास्क सिर्फ अलग अलग है। ठीक है, देन डेटा सॉवरेनिटी के मतलब सेंसिटिव डेटा है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो डेवलप हो गया है ERP सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका डेवलपमेंट का काम है, मेंटेनेंस का काम, मतलब सेंसिटिव काम है। या फिर जो यूजर्स पे कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन हमें थोड़ा सा सिक्योर रखना है, तो ये सब हम स्टोर करते हैं यूजिंग अ प्राइवेट क्लाउड। ओके, एंड जो इंफॉर्मेशन ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है वो हम बोलते हैं पब्लिक क्लाउड यूज़ करना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मतलब ये समझना है तो आप जो हमारा घर होता है या फिर कोई भी कॉलेज होता है तो वो समझ लो कि जैसे एडमिन एरिया होता है जहाँ पे हम एंट्री नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स एंट्री नहीं कर सकते, फैकल्टी रूम है वहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट क्लाउड। तो जो आपका फाइल्स है, इंपॉर्टेंट फाइल्स है, जो आप फीस भरते हो, या फिर आपका कोई भी इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे स्टोर करके रखा है या फिर भर के दिया है, तो वो आपका एडमिन एरिया में रहता है। सो यू कैन कंसिडर दैट एज अ प्राइवेट क्लाउड। और जो आपका ग्राउंड है या फिर आपका क्लासरूम्स है, जो आपका जो एरिया है जहाँ पे कॉमनली आप बैठते हो, सो दैट कैन बी कंसिडर एज अ पब्लिक क्लाउड। कॉरिडोर वगैरह एरिया जो रहता है वहाँ पे। सो इसको बोलते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक का मिक्सचर। सो टोटल सेवरेनिटी मतलब कुछ पार्ट हम प्राइवेट एरिया में स्टोर करते हैं, प्राइवेट क्लाउड में स्टोर करते हैं, और कुछ पार्ट जो होता है वो पब्लिक क्लाउड में हम स्टोर करते हैं। देन बिजनेस कंटिन्यूटी, ये बेसिकली किस लिए करते हैं हम? मैं कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्यों सेट कर रही हूँ? क्योंकि मुझे कुछ काम मिला है, मुझे किसी का सिस्टम डेवलप करना है, ठीक है, या फिर किसी का सिस्टम मेंटेनेंस करना है, या तो डेवलप करना है तो मेंटेनेंस करना है। यही बेसिकली काम रहता है प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में। तो पहले कैसे था कि कंपनी का खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर था, अब वो क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खुद का भी यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड का भी ले सकते हैं, या फिर दोनों मिक्सचर भी कर सकते हैं। जब दोनों मिक्सचर करते हैं, क्योंकि जो पहले वाले कंपनीज थे जो तो 2006 के पहले एस्टेब्लिश हो गए, इंफोसिस वगैरह है, तो वो ऐसे सिर्फ उनके खुद के नेटवर्क पे नहीं काम करेंगे और पूरा क्लाउड पे भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा है, वो थोड़ा उनका यूज़ करेंगे, थोड़ा पब्लिक का यूज़ करेंगे, विच इज़ कॉल्ड एज अ हाइब्रिड क्लाउड। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है, सारे रिसोर्स यूजफुल हो रहे हैं। स्केलेबिलिटी अगेन कम्स हियर आल्सो। ठीक है, सो स्केलेबिलिटी तो सब जगह पे आएगा जहाँ पे भी क्लाउड है, स्केलेबिलिटी कम से ज़्यादा यूजर्स को वो एक्सेसिबल होना चाहिए। देन आता है आपका मल्टी क्लाउड। मल्टी क्लाउड है मतलब मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है। ओके, तो प्राइवेट है, पब्लिक है, क्लाउड हाइब्रिड भी यूज़ कर रहे हैं, सो दैट कंसिडर्ड एज अ मल्टी क्लाउड एनवायरमेंट। ओके, सो अवॉइड वेंडर लॉकिंग। तो ये कब आता है, जैसे मेरे कंपनी का ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें मैंने XYZ कंपनी का, सॉरी XYZ कॉलेज का भी ERP सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, आपके कॉलेज का भी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, पुणे यूनिवर्सिटी का भी हम ERP डेवलप कर रहे हैं, मतलब उनका भी एक प्राइवेट क्लाउड, मतलब एक पुणे यूनिवर्सिटी के लिए एक प्राइवेट क्लाउड दिया है, वर्धा यूनिवर्सिटी के कॉलेज के लिए भी हमने एक
क्लाउड डिज़ाइन किया है, मेरे कॉलेज के लिए या फिर मेरे यूनिवर्सिटी के लिए भी मैंने एक प्राइवेट क्लाउड दिया है, और हमारा भी एक खुद का प्राइवेट क्लाउड है। ये सब हम मिक्स कर रहे हैं, सो दैट यू कैन कंसिडर एज अ मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट। मल्टी क्लाउड कर सो अवॉइड वेंडर लॉकिंग, सो वेंडर अलग अलग है सबका। ओके, बेस्ट ऑफ ब्रीड सर्विसेज। सो देन resilience increases the resilience and fault tolerance, क्योंकि मल्टीपल हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, जियोग्राफिकली फ्लेक्सिबल है। देन कॉस्ट मैनेजमेंट, तो ऐसे उसके फीचर्स हैं। समझ में आ रहा है सबको? आर यू ऑल गेटिंग? ओके, तो नेक्स्ट हम कंसिडर कंटिन्यू करें या आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, क्योंकि अभी 2 मिनट ही बाकी है, फिर आपका शायद नेक्स्ट लेक्चर है ना 6:10 को। ओके ठीक है, हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सो दिस विल सी टुमारो। मैं अटेंडेंस लेती हूँ जस्ट।